हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अब ऐप में दिख रहा होगा, ऐप में लिंक नहीं पड़ा हुआ था, अब ऐप में भी दिख रहा होगा। सभी लोग आ गए हैं तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। कल की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, आज मैं स्टार्ट करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। कृष्णा, मोना, सन्या, हर्षित, अन्वेषा, ब्यूटी, प्रणव, अमीशा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग गुरुदेव, सुधीर जी बोल रहे हैं, आनंद कुमार, कनिष्का, हाय सर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? ठीक है। रूपा कुमारी आपका नाम ले लिए। चलो स्टार्ट करते हैं ना। सेल साइकिल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, उसको हम लोग एक बार रिपीट करते हुए, थोड़ा आज लेट हो गया है, 15 मिनट 10 मिनट लेट हो गया है, तो 8:20 पर मैं क्लास छोड़ दूंगा, ज़्यादा रात नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, बाकी चीज़ें कल भी शायद क्लास होगी, जरूर कल भी क्लास होगी, तो कल मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको। यही टाइम होगा, शाम का ही 7:30 बजे ही समय है कल का भी। आज थोड़ा शुरुआत की ही क्लास, जो इसके पहले हमारी जो क्लास थी वही लेट से स्टार्ट हुई, तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट का लैगिंग हो गया, इसके लिए माफ करिएगा। अगर माफी योग्य अगर आपको समझ में आता है तो। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ाता हूं बच्चों। सेल साइकिल हमने लास्ट एक बार पूरा रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मेटाफेज तक पढ़ाए थे आपको ना, तो फिर से एक बार हमने कहा था बच्चों सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? कहते हैं कि कोई भी सेल का जब डिवीजन होता है, सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर करता है, क्या करने के लिए? डिवीजन करने के लिए। तो सेल अपने आप को जब प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए, तो उसी फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। उसी फेज को क्या नाम देते हैं? इंटरफेज बोलते हैं, या उसी फेज को इंटरफेज बोलते हैं, या उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। इंटरफेज बोलते हैं या क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या इंटरफेज बोलते हैं, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। हमने आपको बताया था पूरे सेल साइकिल का 95% जो समय होता है वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करने में लगा देता है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करने में लगा देता है कि वह डिवीजन करने जाने वाला है। सेल कहोगे सर प्रिपरेशन में करते क्या है? कहते हैं सर इसमें करते क्या हैं? इसमें करते हैं कि सेल प्रिपरेशन में कि इंटरफेज में या प्रिपरेटरी फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए। सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाते हैं, न्यूक्लियस डबल हो, सॉरी सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाते हैं, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, सब कुछ दो दो होगा तभी तो इक्वली डिवाइड करेगा। तो इंटरफेज कहते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन बाहर से देखने से आपको स्ट्रक्चर दिखता है कि हाँ कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं होता रहेगा, अंदर अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। इंटरफेज में हमने बताया था बच्चों 3 फेज था, G1 फेज, JS फेज और G2 फेज। G1 फेज, JS फेज, G2 फेज हमने बताया था कोई सेल जब डिवीजन नहीं करता तो वह जब डिवीजन नहीं करता तो वह सेल साइकिल से निकल जाता है। वो सेल साइकिल से निकलता है कहां से? G1 फेज से निकलता है। वो कहां जाता है? सेल साइकिल से G1 फेज, सेल साइकिल के G1 फेज से सेल अपने आप को विड्रा करता है और कहां इंटर करता है? G0 फेज में, G0 या G0 फेज में इंटर करता है। तो G0 या G0 फेज में वो इंटर कर जाता है और G0 फेज को क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। उसमें कोई भी सेल, जो भी सेल उसमें पाए जाते हैं G0 फेज में, वो डिवाइड नहीं करते, वो
डिवाइड नहीं करते। जैसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, मसल सेल होते हैं डिवाइड वहां पर नहीं करते, तो मस्कुलर, तो इस तरह के बहुत से ऐसे सेल होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जी नॉट फेज में जाने के बाद फिर से चले जाते हैं, सॉरी मसल नहीं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। जो कहते हैं कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड जी नॉट फेज में जाने के बाद फिर से सेल साइकिल में आ सकते हैं, मतलब फिर से डिवीजन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जैसे प्लांट में सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, जो परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। या एनिमल में जैसे लीवर सेल होता है, लीवर सेल जो होते हैं जी नॉट फेज में होते हैं, लेकिन वह कहां फिर आ जाते हैं, सेल साइकिल में फिर इंटर कर जाते हैं। तो जी नॉट फेज में से जी नॉट फेज से सेल साइकिल में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो कुछ सेल जो फर्दर फिर डिवाइड नहीं करते वो जी नॉट फेज में होते हैं, जो फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं, संन्यास ले लिए, फिर उनको मन किया नहीं घर चलना है तो फिर से आ जाइए भैया लाइफ साइकिल में, सेल साइकिल में। तो जी1 फेज, यस फेज में केवल सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट दुगुना हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का कंटेंट उतना ही रहता है। जी2 फेज में जो होता है वहां पे स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होती है, और इसके बाद माइटोटिक फेज होता है। माइटोटिक फेज में बच्चों 2 फेज होता है, मतलब डिवीजन फेज में 2 फेज होता है। इतना प्रिपरेशन करने के बाद इंटरफेज के बाद जब डिवीजन फेज आता है तो डिवीजन फेज में 2 फेज होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। और साइटोकाइनेसिस जो कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस जो होता है 2 तरह का होता है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, 2 तरह का होता है, वो बताएंगे हम अभी आगे आए था। तो मैं माइटोसिस आपको लास्ट क्लास में शुरू किया था, हमने कहा था कि माइटोसिस जो था वह स्टार्स बर्जर और फ्लेमिंग, ये 2 साइंटिस्ट ने माइटोसिस की डिस्कवरी की थी। माइटोसिस की डिस्कवरी स्टार्स बर्जर और फ्लेमिंग साहब ने किया था। और उन्होंने आपको ये भी बताया था कि देखिए स्टार्स बर्जर कहाँ गए भाई, हाँ, स्टार्स बर्जर और फ्लेमिंग साहब ने किया था। कहते हैं माइटोसिस को एनिमल के अंदर किसने देखा था, फ्लेमिंग ने, और प्लांट के अंदर किसने देखा था, स्टार्स बर्जर। तो जो फ्लेमिंग साहब जो थे यह सेल डिवीजन देखे थे कहां पर, एनिमल के अंदर सेल डिवीजन किसने देखा था, फ्लेमिंग साहब ने। एनिमल के अंदर फ्लेमिंग साहब ने देखा था, एनिमल के अंदर। और स्टार्स बर्जर जो थे वो किस में देखे थे, प्लांट में देखे थे। तो स्टार्स बर्जर प्लांट में देखे थे और फ्लेमिंग साहब एनिमल में देखे थे सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि देखिए स्टेज ऑफ माइटोसिस में क्या क्या होता है। माइटोसिस में बेसिक माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है पता है। माइटोसिस जो होता है ना, वो माइटोसिस क्या होता है कि इसमें एक मदर सेल होता है और इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और दोनों में 4-4 क्रोमोसोम होंगे। मतलब इसमें 2 चीजें हैं। पहला क्या कि माइटोसिस में जब डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रह जाता है जितना मदर सेल में होता है, इसलिए माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वह सेम रह जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। प्रोफेज हमने कहा था कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, प्रोसीजर तो ही होगा, इंटरफेज होगा, उसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है। हाँ, कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो प्रोफेज होता है उसमें क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो ग्रेजुअली डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अपोजिट पोल पर चला जाता है, सॉरी सेंट्रियोल पेयर सेपरेट हो जाते हैं। एक पेयर एक पोल पर रहता है, दूसरा पेयर घूम के चला आता है नीचे, अपोजिट पोल पर चला आता है। जो सेंट्रियोल होता है वहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पाइरिम स्टेज प्रोफेज में ही होता है। क्या स्पाइरिम स्टेज क्या होता है, कहते हैं कि वह स्टेज जिसमें क्रोमैटिन फाइबर के दोनों एंड विजिबल नहीं होते, उसी स्टेज को स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं, जो कि अर्ली प्रोफेज में होता है। और प्रोफेज के बारे में करते हैं सबसे लंबा फेज। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे लंबा फेज, सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला कौन सा फेज होता है, प्रोफेज होता है। तो कंडेंसेशन, हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात कि जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या, कंडेंस हो जाता है तो उसको क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम। ये देखिए सेंट्रोसोम है, एक यहीं पर रहेगा, एक यहां चलाएगा, एक यहीं पर रहेगा, एक यहां चलाएगा अपोजिट पोल पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट कर जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। ये प्रोफेज में होता है। मेटाफेज जब आता है तो मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है, कंप्लीटली मेटाफेज में गायब हो जाता है, और जो क्रोमेटिन फाइबर स्पिंडल फाइबर होता है दे अटैच विथ काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है, उसका जो काइनेटोकोर पॉइंट होता है, आपको याद होगा काइनेटोकोर, हमने आपको बताया था कि स्पिंडल जो क्रोमोसोम होता है उसमें सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर के दोनों साइड में प्रोटीन का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उस प्रोटीन के छोटे से स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, और स्पिंडल फाइबर उसी काइनेटोकोर पॉइंट से आकर अटैच हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, यह है सेंट्रोमियर, और यहां पर है इसका, और यहां पर है, तो यहां से जाकर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, काइनेटोकोर पॉइंट बोलते हैं। और कहते हैं उसमें टेंशन डेवलप होता है स्पिंडल फाइबर में, इस तरीके से टेंशन डेवलप होता है कि ऑल क्रोमोसोम अलाइंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। कहते हैं सभी क्रोमोसोम जो हैं वह बीचों बीच, इक्वेटोरियल प्लेट एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि सेंटर में होता है, उसी बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को कांग्रेशन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कांग्रेशन। मेटाफेज में एक बार पढ़ लो, मैं कुछ लिख कर आया, मेहनत किया हूं तो आप भी पढ़ लो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, चलिए वो हो गया। क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर प्लेट, लिखा है इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल प्लेट। बेस्ट स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन मेटाफेज स्टेज। इसको क्यों बोलते हैं, बेस्ट स्टडी जो होती है वो मेटाफेज स्टेज में ही होती है। इस बात को क्यों बोला जाता है, क्या पर्पज है इसका, मैं आपको बताता हूं क्या पर्पज है। जैसे क्रोमोसोम, ज्यादातर क्रोमोसोम जो होते हैं वो मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो जब जैसे मान लीजिए दो ट्विंस हो, ट्विंस मतलब जुड़वा भाई बहन कोई हो, दो जुड़वा भाई हो, या ट्विंस माने दो होते ही हैं, दो जुड़वा भाई हो या दो जुड़वा बहन हो, दोनों एक ही सेक्स के हो, मतलब एक ही सेक्स मतलब मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो। ट्विंस में अगर कोई आपसे बोले देखो ये दोनों एकदम बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के, लेकिन एक इन दोनों में आपको 10 अंतर डिफरेंस आपको बताने हैं, इन दोनों में 10 डिफरेंस आपको बताने हैं, तो आपको 10 देखो उसमें सिमिलरिटी ज्यादा है, डिफरेंस बहुत कम है, तो 10 डिफरेंस जो हैं उसको देखने के लिए आपको उस दोनों बच्चे को आपने सामने रखना होगा, और एक सामने ऐसे खड़ा कर दिया, फिर देखे कि अच्छा इसकी आंख ऐसी है, इसकी आंख ऐसी, इसका हाथ ऐसा है, हाथ इसका कलर, मतलब एक एक चीज आपको मिलाना होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से टैली करते रहेंगे, एक दूसरे से टैली करते रहेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि ट्विंस हैं, सिमिलरिटी ज्यादा है, डिसिमिलरिटी कम है, इसलिए सभी लोग अगर आंख के सामने एक लाइन से खड़े हो जाएंगे तब हम डिसिमिलरिटी खोज पाएंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग समय पर आएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत मामूली अंतर होगा। तो कहते हैं सभी क्रोमोसोम, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि एक ही जगह सब खड़े रहते हैं, इसलिए उनको देखकर उनके बारे में बताने में, उनके बारे में स्टडी करने में हमें आसानी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर क्रोमोसोम एक ही जैसे होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही सब कुछ है। अब भैया कोई ये बोले कि आदमी और कुत्ते में, डॉग में और ह्यूमन बीइंग में 10 अंतर बताओ, क्या डॉग और ह्यूमन बीइंग दोनों को एक साथ आपके सामने ले आकर खड़ा करना पड़ेगा? अरे यार कहोगे सर कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, बहुत डिसिमिलरिटी है, मत खड़ा करिए, आंख बंद करके बता देंगे। सॉरी।
हाँ स्वाति करे जेएनवी में सर बहुत डॉग होते हैं। हाँ जेएनवी में बहुत डॉग होते हैं, वो सब मोटे मोटे होते हैं, इस समय बेचारे बड़े दुबले हो गए हैं क्योंकि इनमें इसमें खाना नहीं मिल रहा है। तो चलो, तो मैंने आपको बताया कि इसीलिए क्योंकि इस मेटाफेज स्टेज में सभी एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं ना, इसलिए उनको स्टडी करना बहुत आसान होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेटाफेज स्टेज जो होता है वो मार्फोलॉजी की स्टडी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद क्या होता है देखो, एनाफेज स्टेज आता है। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर, जैसे मान लो यह सेल है और ये एक क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम है, यहाँ 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 यहाँ, ये स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। एक क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर है। अब कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो होता है इसमें टेंशन डेवलप होगा। स्पिंडल फाइबर में क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा। ये स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर यहां खींचेगा, ये टेंशन डेवलप होगा। जब ये लिखा है टेंशन डेवलप इन स्पिंडल फाइबर सो सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये जो सेंट्रोमियर बीच में जिस स्ट्रक्चर के द्वारा दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहते हैं, यह सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, मतलब टूट जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, जो जुड़े हुए नहीं रह जाते, स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। टेंशन डेवलप्ड इन स्पिंडल फाइबर सो सेंट्रोमियर आर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जो क्रोमैटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ईच क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। प्रत्येक क्रोमैटिड जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। इसमें और टेंशन डेवलप होगा ना, इससे खींचता जाएगा तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यह ये स्पिंडल फाइबर है, और एक क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड है, ये स्पिंडल फाइबर है और एक क्या है? क्रोमैटिड है। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो क्रोमैटिड को खींचता है अपोजिट पोल की तरफ। तो भैया इसे पकड़ के तुम खींचोगे, जैसे मान लो ये कोई वायर है, मान लो ये वायर है ना, ये वायर को ऐसे पकड़ के तुम खींचोगे तो ऐसे ना स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है एनाफेज स्टेज में, फिर से सुनो, एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होता है, जिसके वजह से जो दोनों क्रोमैटिड होते हैं वह क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं, और क्रोमैटिड सेंट्रोमियर टूट जाते हैं तो दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट पोल की तरफ देखो मूव कर रहा है, लिखा है टेंशन डेवलप्ड इन स्पिंडल फाइबर सो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ईच क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अगला है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। जब मूवमेंट क्रोमैटिड का होता है तो डिफरेंट तरह के शेप का फॉर्मेशन होता है। शेप का मतलब किस तरह का आकार बनता है ये क्रोमोसोम का, मैं आपको दिखाता हूं। देखो डिफरेंट शेप का मतलब 3 तरह के शेप बनते हैं। या तो आई शेप होगा, क्रोमैटिड का शेप या तो आई शेप होगा, या तो जे शेप होगा, या तो यल शेप बनेगा, और या तो वी शेप बनेगा। ये 4 शेप बनते हैं।
और इस एनाफेज स्टेज में जब क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो उस तरह उसमें इस तरह के कई शेप बनते हैं। हो सकता है आई शेप बने, हो सकता है जे शेप बने, हो सकता है एल शेप बने, हो सकता है वी शेप बने। कहते हैं सर कैसे पता चलेगा? बच्चों अगर क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक है, आपको पता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहां होता है? एकदम किनारे होता है। कहां होता है? एकदम किनारे। तो सेंट्रोमियर जब एकदम किनारे होगा तो सेंट्रोमियर जब एकदम किनारे होगा तो यहां से तुम पकड़ के ऐसे खींचोगे और ये यार ऐसे है, और यहां तुम धागा बांध दिए, धागे को पकड़कर ऐसे तुमने धागे पकड़कर ऐसे खींचे, तो खींचोगे जब ये ऊपर जाता रहेगा, यहां पकड़ के तुम खींचोगे तो आई ही तो बना रहेगा, क्योंकि पकड़े यहां पर हो ना, इसलिए। और जो एक्रोसेंट्रिक होगा वहां आपको पता है सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे होता है। जब यहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा तो एक छोटा सा टर्न यहां आएगा, एक छोटा सा टर्न यहां आएगा और एक लंबा टर्न यहां होगा और यहां से खींचेगा। इसको जे शेप बोलते हैं। और जब सेंट्रोमियर बड़ा सा होगा यहां पर, तब यहां पर एक छोटा आर्म बनेगा, जब खींचेंगे तो एक छोटा आर्म बनेगा, एक बड़ा आर्म बनेगा। और बीचों बीच अगर होगा, एकदम सेंटर में होगा, तो ऐसे खींचोगे तो ऐसे वी शेप बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जब क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर जाते रहते हैं तो ये चार में से कोई एक शेप बनता है। आई शेप होगा, अगर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा तो कैसा बनेगा शेप? आई शेप। अगर एक्रोसेंट्रिक होगा तो कैसा बनेगा? जे शेप। अगर सब मेटासेंट्रिक होगा तो कैसा बनेगा? एल शेप। और मेटासेंट्रिक होगा तो कैसा बनेगा? वी शेप बनेगा। तो ये सब शेप किस स्टेज में देखते हैं बच्चों? एनाफेज स्टेज में। चलो मान लो फाइनली क्रोमोसोम जो हैं क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर चले गए और ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए, क्योंकि डीएनए तो डबल होता ही है हर क्रोमेटिड में, तो अपना एक क्रोमेटिड तो बन ही सकता है, क्योंकि डीएनए डबल होता है। एक क्रोमोसोम हो गए, उसके बाद स्टार्ट होगा क्या? एनाफेज स्टेज का है, देख लो, ये देख लो एक बार स्ट्रक्चर। एक काइनेटोकोर भी दिखाया गया है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्रोमेटिड है। और देखो काइनेटोकोर पॉइंट से स्पिंडल फाइबर अटैच है, ब्लू कलर वाले स्पिंडल फाइबर है, ये अपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींच रहा है। देख लो एक बार स्ट्रक्चर, बड़ा मेहनत से खोज कर लाया हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी अच्छा करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और आपके जो कमेंट होते हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आपके जो कमेंट होते हैं वो टीचर के लिए टॉनिक का काम करता है। समझ में आ गया होगा ना? यही जब ऐसे खींचता है ना, यहाँ से खींचेगा तो कई तरह के शेप बनेंगे। तो आई शेप तब बनेगा जब किनारे से पकड़ा रहेगा। मान लो यहाँ से पकड़ा है तो आई शेप, थोड़ा सा नीचे पकड़ा है तो जे शेप, थोड़ा और नीचे पड़ा है तो एल शेप, और बीचों बीच पकड़ा है तो वी शेप। कई तरह के शेप बनते हैं। टीलोफेज में आ जाते हैं, हालांकि स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ है, दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं टीलोफेज क्या होता है। ए एकदम लास्ट, प्रोफेज में जो हुआ था उसी का जस्ट उल्टा टीलोफेज में होता है। प्रोफेज में जो इवेंट हुए थे उसी का जस्ट अपोजिट टीलोफेज में होता है। क्या होता है भैया? देखो यहां देखो, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस। किसी भी, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, कहते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस का सबसे लास्ट जो स्टेज होता है, कौन सा स्टेज होता है बच्चों? टीलोफेज होता है। अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर बाय हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो चुका था, यहां पर क्या होगा? फिर से बनना शुरू होगा, रीअपियर। वहां पर अरे प्रोफेज याद है ना, उसी का उल्टा यहां होगा।
फिर से सुनते हैं। वहां पर आप क्या देखे थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया था, यहां पर बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। किसके हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल से। वहां पढ़ते थे कि न्यूक्लियोलस गायब हो गया था, यहां बोलते हैं न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। वहां हम लोग पढ़े थे कि प्रोफेज में कि क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, यहां पर क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर में चेंज हो जाता है। हम हट रहे हैं, आप देखिए यही सब चीजें पीछे लिखी हुई होंगी। तो पहला है दिस इज ए लास्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन माइटोसिस। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर बाय हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल एंड दिस स्पिंडल हैज डिसअपीयर। वहां आप पढ़े थे स्पिंडल फाइबर बनता है और यहां पर स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है। अब स्पिंडल फाइबर की जरूरत ही नहीं है, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमोसोम था वो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रीअपीयर। जो गायब हो चुके थे सेल ऑर्गेनल वो फिर से वहां दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर टीलोफेज का बनता है, टीलोफेज में, वह टीलोफेज के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक यहां पर न्यूक्लियस बन गया, एक यहां पर न्यूक्लियस बन गया, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, और यही है टीलोफेज के। टीलोफेज में आप देखेंगे इसमें दो न्यूक्लियस आपको साफ साफ दिखेंगे। ठीक है, अगला मैं एक कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वह यहां पर है। यहां पर देखिए प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। टीलोफेज में आप देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, प्रोफेज है, मेटाफेज में सब लाइन में आ गए, इसको कांग्रेशन बोलते हैं। एनाफेज में अपोजिट पोल पर जाने लगे क्रोमेटिड, और यहां पर देखो दो न्यूक्लियस बन गए टीलोफेज में। अब इसके बाद न्यूक्लियर लिखा है, न्यूक्लियस डिवाइडेड इन टू, न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। चलो, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइन, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी तक कैरियोकाइनेसिस पढ़े जहां पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पढ़े थे, अब साइटोकाइनेसिस है, यहां पर क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम लोग यहां पढ़ते हैं। यहां पर देखो लिखा है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देयर बाय द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। जब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब तक दो डॉटर सेल नहीं बन पाएंगे, ईच इंक्लोजिंग वन डॉटर न्यूक्लियस। कहते हैं साइटोकाइनेसिस होने के बाद दो डॉटर सेल बनते हैं, प्रत्येक में एक न्यूक्लियस होता है। द प्रोसेस डिफर इन एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट और एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती है। कैसा, क्या अलग होता है? एनिमल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, यहां बहुत क्लियर है। जैसे मान लो ये सेल है, टीलोफेज के बाद दो न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद इसमें किनारे से ये देखो यहां से अंदर की तरफ धंसा, इधर से अंदर की तरफ धंसा, ऐसे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है और ऐसे करके, ऐसे मेरा फिंगर देखते रहिए, देखो फिंगर देखते रहिए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ धंसता जाता है और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी प्रोसीड टुवर्ड सेंटर। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वह किनारे से स्टार्ट होता है, किधर की तरफ जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी एंड प्रोसीड टुवर्ड सेंटर। साइटोकाइनेसिस जो होता है वह पेरीफेरी से स्टार्ट होता है, किधर की तरफ बढ़ता है? सेंटर की तरफ जाता है। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी एंड प्रोसीड टुवर्ड सेंटर। ध्यान से पढ़ो, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी प्रोसीड टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। इन एनिमल सेल्स ए फरो अपीयर। एनिमल सेल में एक फरो बनता है इन दी सेल्स मेम्ब्रेन ड्यूरिंग लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज। फिर है ईच कंपार्टमेंट विथ डॉटर न्यूक्लियस इज नोन एज डॉटर सेल।
प्रत्येक कंपार्टमेंट में जो न्यूक्लियस बनता है उसको देखो, देखो जीआईएफ देखोगे समझ में आ जाएगा, जीआईएफ है। ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान देखो, 5 मिनट का समय दूंगा, ध्यान से देखिए एनिमल में कैसे होता है। देखो किनारे से दब रहा है, क्लीवेज बन रहा है, क्लीवेज फरो। ध्यान से देखो, मैं हट गया हूं, मैं बगल में हूं, ध्यान से देखिए। डॉटर सेल्स बन गया, साइटोप्लाज्म इन एनिमल में क्लीवेज फरो। हो गया, क्लियर हो गया होगा, बहुत साफ साफ तो है। ऐसे किनारे से ऐसे हुआ, फिर धीरे 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 गायब हो गया। तो साइट एनिमल में साइटोकाइनेसिस कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? पेरीफेरी से। वो किधर जाता है? सेंटर की तरफ। पेरीफेरी से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक, क्लियर। फरो माने गड्ढा यार कृष्णा, फरो माने गड्ढा है। देखो गड्ढा बन रहा है ना, ये फरो इसी को बोलते हैं। थैंक यू मधु। साचे सुमन थैंक यू। अनुवेशा थैंक यू। चलो नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो प्लांट जो होता है बच्चों, उसमें साइटोकाइनेसिस सेंटर से स्टार्ट होकर पेरीफेरी की तरफ जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? सेंटर से सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट जब बनता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो सेंटर से, दोनों में यही अंतर है। एनिमल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी प्रोसीड टुवर्ड सेंटर, और यहां पढ़ते हैं कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टुवर्ड पेरीफेरी। यहां पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टुवर्ड्स पेरीफेरी। लिखा हुआ है प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टुवर्ड्स पेरीफेरी। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द सेल वॉल एंड टू एडजेसेंट सेल्स। और ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन टू डॉटर सेल्स। यहां पर देखिए ध्यान से, ये देखो सेल वॉल है, न्यूक्लियर इन्वेलोप है, ये वेसिकल्स हैं। धीरे धीरे यहां पर देखो ग्रोविंग सेल प्लेट बना, धीरे धीरे सेल प्लेट बना, फिर दोनों अलग हो गए। तो यहां पर कहां से स्टार्ट होता है? हाँ लिख लो, कोई रूपा कुमारी कर रहे हैं, टाइम दीजिएगा, लिख लो भैया, 2 मिनट के 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। तो प्लांट में क्या है? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम प्लांट में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टुवर्ड्स पेरीफेरी। पेरीफेरी। सुधीर जी मिडिल लैमेला नहीं पता है भाई। कृष्णा सिंह स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिखा करो बेटा। लिखने से ना कनेक्शन होता है ना, लिख, जैसे कोई चीज आप लिखते हो ना तो आप कनेक्ट होते हो, याद तेजी से होता है। ऐसे तो चीजें डिजिटल फॉर्म में है, इसीलिए देखो डिजिटली जो हम लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, ई बुक बहुत से हैं। ई बुक मतलब मैगजीन है, ऑनलाइन है, अपना पढ़िए, और हाथ में किताब लेकर पढ़ने, दोनों में बड़ा अंतर होता है। पहले वाली स्लाइड, अच्छा एनिमल सेल वाला भी लिख लीजिए, ये वाला एनिमल सेल में ये है, इसको लिख लीजिए आप डन। इसको लिखने के बाद डन लिखिएगा, फिर मैं अगला वाला फिर स्लाइड ला दूंगा।
हो गया? हो गया? डन लिखिए आप। लिखने के बाद डन लिखिएगा, फिर आगे मैं अगला स्लाइड करता हूं। एनिमल सेल वाला ही तो है स्लाइड। हाँ, अगला प्लांट वाला लिख लो, ये चार सभी पॉइंट लिख लो। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टुवर्ड्स पेरिफेरी। ये देखो बच्चों, आज हम लोग माइटोसिस कंप्लीट किए। इसमें कुछ क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे ना, मजा आएगा, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा अभी क्विज। और जल्दी से जो आंसर देगा फटाक से, उसको मैं वर्चुअल प्राइज दूंगा। वर्चुअल प्राइस समझते हो ना? रियल कैसे हो सकता है? तुम तो हो नहीं, तो वर्चुअल ही करना पड़ेगा। एक बार ये भी देख लो, मेहनत करके लाए हैं तो देख लो। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। नहीं, आशीर्वाद तो हमेशा रियल होगा हर से, वर्चुअल आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद दिल से निकलता है ना, तो हमेशा रियल होता है। एक बार देख लो इसको, फिर इसके बाद क्विज स्टार्ट करता हूं। 10 मिनट क्विज कराएंगे, फिर छोड़ देंगे क्लास। ज्योति करे सर, नाम नोट कर लीजिएगा जब ऑफलाइन क्लास। बिल्कुल ज्योति, डन। लेकिन सही आंसर देना है ना? ओके। सिग्निफिकेंस एक बार इसको भी लिख लीजिए। इससे क्या फायदे हैं माइटोसिस के? तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रीजनरेशन बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। जो हमारे अंदर ग्रोथ होती है और जो जैसे कहीं चोट लग जाता है उसके जगह नए सेल का फॉर्मेशन होता है, वह क्या होता है? वह किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां माइटोसिस कहां इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन प्लांट vegetative propagation involve only in mitotic division. It maintain nucleocytoplasmic ratio. ये 4 पॉइंट है माइटोसिस के फायदे, लिख लो इसको। चलो क्विज स्टार्ट करते हैं ना। पहला आंसर जल्दी बताओ। मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन। वी शेप एनाफेज, बताओ जल्दी से। ABCD देखते हैं पहला आंसर किसका आता है, फटाक से।
बताओ जल्दी से। बी आंसर, पहला आंसर उत्कर्ष सिन्हा का आया, पहला आंसर उत्कर्ष सिन्हा का आया, बी करेक्ट आंसर है। वी शेप जो होगा मेटासेंट्रिक, यल शेप जो होगा सब मेटासेंट्रिक, जे शेप होगा एक्रोसेंट्रिक और आई शेप होगा टीलोसेंट्रिक। अगला, बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लैब। बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लैबोरेटरी इज, माइटोसिस जहां सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा होता है? सूट टिप होता है, बी आंसर। सेकंड का बी। पहला आंसर किसका आया? प्रवीण कुमार का। वेरी गुड प्रवीण जी, सही आंसर है बी, सूट टिप होता है। सूट टिप कल्चर भी वही किया जाता है, सूट टिप होगा। कई लोग सी बोल रहे हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस इज। मियोसिस के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा होता है? मियोसिस के लिए रूट टिप, ओवरी, यंग एंथर, पॉलन ग्रेन। ये गलत करेंगे आप लोग, हम जानते हैं, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे इसको। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस। ये देखो बच्चों, माइटोसिस आज खत्म हो गया। कल मेरी जो क्लास है शाम को 7:30 बजे, उसमें मियोसिस मैं शुरू करूंगा, मजा आएगा। कल भी मियोसिस जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी वगैरह कुछ। एंथर होगा बच्चों, रूट टिप क्यों होगा? मियोसिस है ना, मियोसिस में मियोसिस एंथर में होता है। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू कंडेंसिंग क्रोमोसोम एट ए हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड। उस रीजन को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, डी। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन की अदला बदली होगी, और जब जीन की अदला बदली होगी तो क्या होगा? डोमिनेंस ऑफ जीन, लिंकेज बिटवीन जीन, सेग्रीगेशन ऑफ एलील, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स। डी आंसर से होगा। व्हाट इज इट ट्रू अबाउट टीलोफेज स्टेज? टीलोफेज स्टेज के लिए क्या सही है बताओ? क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बता। 9 कहां गया? 9 ये बताओ, पूरा पढ़ो, आंसर दो। पूरा पढ़िए और आंसर दीजिए।
मेटाफेज होगा ना, बी आंसर करेक्ट। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से, इतना टाइम लगा रहा है यार, जल्दी से बताना होता है ना। बी मेटाफेज स्टेज करेक्ट। ये बताओ इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस टू डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड नाउ रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का बताओ जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से आंसर बता दो फटाक से बच्चों, हमारे भावी डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, डॉक्टर्स किड्स। एनाफेज स्टेज होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ ड्यूरिंग एनाफेजिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कह जब मूवमेंट होता है तो सेंट्रोमियर किधर होता है और उसका आर्म किधर होता है, मतलब ऐसे ये सेंट्रोमियर है और ये आर्म है ना, ऑब्वियसली ऐसे ही स्ट्रक्चर पे बनाए थे। सेंट्रोमियर किधर होगा, पोल की तरफ, आर्म किधर होगा उसके किनारे। कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए, उत्कर्ष सिन्हा। वेरी गुड उत्कर्ष जी, वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। बिल्कुल सही, ए आंसर। मियोसिस नहीं पढ़ाए हैं तो क्या पढ़ाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके बाद, उसके बाद लास्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा लिखकर, उसको देखता हूं आंसर देते हैं, सिखाता हूं मैं उसको निकालना। प्रोफेज का रिवर्स कब होता है, टीलोफेज में, सही आंसर होगा। चलो इसके आगे नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन में देता हूं, इसको करिए। कहते हैं एक बैक्टीरिया है, इसी में आता है, बैक्टीरिया है, उसका डिवीजन टाइम कितना है 10 मिनट। नहीं 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका डिवीजन टाइम है 2 मिनट ना, 2 मिनट में डिवीजन टाइम है उसका। डिवीजन टाइम कितना है, डिवीजन टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट उसका बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम कितना है 2 मिनट है। कहते हैं अगर कोई बाउल है या कोई ऐसे बर्तन है, यह बाउल बैक्टीरिया के द्वारा भर जाता है 50 मिनट में, 50 मिनट में। ये पूरा ये बर्तन भर जाता है कितने मिनट में, 50 मिनट में। एक बैक्टीरिया है, ध्यान सुनिएगा, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डिवीजन टाइमिंग कितना है 2 मिनट, हर 2 मिनट को डिवाइड करता है। कहते हैं कि एक बर्तन है जो कि 50 मिनट पर भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है। बताइए यह बर्तन जो है वो आधा, हाफ कब होगा। ये जो बर्तन है यह आधा कितने मिनट पर भरेगा।
50 कितने मिनट में भरेगा? 50 आधा कितने मिनट में भरेगा? बहुत सही, काफी लोग आंसर सही दिए हैं। 48 मिनट, क्योंकि हर 2 मिनट पर क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है ना। तो इसका मतलब 50 मिनट में पूरा भरा है, इसका मतलब 2 मिनट पहले जस्ट आधा ही रहा होगा ना, तभी तो अगला 2 मिनट बीतते ही आधे का 2 गुना हो गया होगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 या हाफ से फुल, तो 2 मिनट पहले वो आधा रहा होगा। 48 मिनट ना, 48 मिनट सही है। तो बच्चों आज हम क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा, बहुत 8:35 हो गया। तो कल हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग मियोसिस कल पढ़ेंगे। मियोसिस सभी बच्चे पढ़ के आइएगा, मजा आएगा कल मियोसिस, और यही 2 चीज है ही सेल डिवीजन में। तो कल हम लोग फिर शाम को मिलते हैं ना, कल शाम को 7:30 बजे। मैं आज कल लेट नहीं होगा, कोशिश करूंगा। 7:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जैसे 5 मिनट कम पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट अभी और मैं पढ़ा सकता था, लेकिन टाइम नहीं है। तो कैसा लगा क्लास आज का? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और आप सभी लोग बच्चे जो भी हैं, जहां भी हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित रहिए। हाँ, कुछ बच्चे टारगेट के होंगे। मैं भी 2020 के लिए मैराथन एक रिवीजन कराने वाला हूं, जिसमें तेजी से 1 घंटे में 1 यूनिट खत्म करने का तेजी से वो कराएंगे मैराथन रिवीजन। तो मैं जल्द ही उसका प्लान कर रहा हूं, क्योंकि जो भी एग्जाम का डेट है सितंबर में होना है, नीट का एग्जाम। तो अपडेट नहीं टलेगा, एग्जाम देना ही है, तो बढ़िया से एक बार रिवाइज करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूं। तो अगर क्लास अच्छा आज का लगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।